जो मैं और क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वंस आई एम थ्रू विद दिस कॉन्सेप्ट आई विल आस्क यू समझ आया कि नहीं आया। सो नाउ आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, व्हेन एन असेट is sold and it has accumulated depreciation associated with it. Supposingly आपने ईयर वन में, तो मैं एक एग्जांपल से करा रहा हूं, ठीक है। ये अकाउंटिंग है फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो सपोजिंगली आपने 1 जनवरी ईयर एक को यू परचेस्ड मशीनरी and that was for $50,000. Useful life of machinery was 5 years, and straight line method of depreciation being used, salvage value is zero. ठीक है, no residual value, no salvage value. Now on 1st January year 4, you sold this machinery and you sold this machinery for a sale price of $35,000। $35,000 की बिक गई मशीनरी, बहुत अच्छा बायर मिल गया। तो हमें इस दिन पे क्या अकाउंटिंग करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वी विल रिक्वायर द फाइनेंशियल फिगर्स ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमने, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली यहां तक कि पूरे 3 साल की अकाउंटिंग जनरल एंट्री की तरीके से करके दिखाता हूं। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सिमुलेशंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जहां पे आपकी जनरल एंट्रीज की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। एंड बहुत फेवरेट टॉपिक है ये जो सेल ऑफ मशीनरी, जिसके अंदर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एसोसिएटेड होता है, या फिर एमोरेटाइजेशन ऑफ बॉन्ड, एमोरेटाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ बॉन्ड्स। इनकी जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार मैंने सुना है फीडबैक में स्टूडेंट से कि एग्जाम में पूछे गए हैं। सो 1 जनवरी 1 जनवरी ईयर एक को जो जर्नल एंट्री की गई होगी वो करी गई होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमने एसेट खरीदा, कैपिटलाइज हो जाएगा। ये $50,000 की हिस्टोरिक कॉस्ट है, यानी कि ये इनिशियल रिकॉग्निशन किया जा रहा है टू कैश अकाउंट $50,000। नाउ 31 दिसंबर ईयर वन को एक और जर्नल एंट्री किया जाएगी जो होगी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की, यानी कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। यानी कि डेप्रीसिएशन जहां पे एक्यूमुलेट हो रही है अकाउंट में, हम डायरेक्टली मशीनरी में चार्ज नहीं कर रहे डेप्रीसिएशन यूएस गैप के हिसाब से, हम उसको एक दूसरे क्रेडिट अकाउंट, लाइबिलिटी नेचर्ड अकाउंट में डाल रहे हैं जिसे हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। एंड सिंस स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, $50,000 की हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो अगर मैं डेप्रीसिएशन पर ईयर कैलकुलेट करना चाहूं तो वो होगी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। इन आर केस इट कम्स डाउन टू $50,000 लेस सैल्वेज वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, दैट इज द यूजफुल लाइफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो $10,000 का क्या आ जाएगा आपका? पर ईयर की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। दिस इज डेप्रीसिएशन पर ईयर। ओके, तो आपने यहाँ पे $10,000 की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी। यहां तक कि आई होप सारी बात क्लियर है। अब एक और एंट्री होगी, मैं हमेशा फोकस करवाना चाहता हूं स्टूडेंट्स का इस एंट्री पे क्योंकि भूल जाते हैं। जर्नल एंट्री ऑन दिस सेम डेट, लेट मी पुट इट टिल हियर, 31 दिसंबर ईयर वन। ये एक एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट एलोकेशन है उस मशीनरी की विच रिलेट्स टू द करंट ईयर। ये करंट ईयर में ही चार्ज होनी चाहिए, करंट ईयर के पीएनएल के अगेंस्ट चार्ज होनी चाहिए, इनकम के अगेंस्ट चार्ज होनी चाहिए पीएनएल में।
ऑल्सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, इट नीड्स टू बी क्लोज्ड इन द पीएनएल अकाउंट। सो जर्नल एंट्री हो जाएगी, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे टू डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, $10,000, $10,000। एंड अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाए भी, पीएनएल अकाउंट में अगर आप इसकी पोस्टिंग करें तो देखिए पीएनएल अकाउंट हो रहा है डेबिट टू डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, राइट, $10,000। और यहां पे आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो आपने इस साल की इनकम्स के अगेंस्ट इसको इक्वेट कर दिया, विच इज फाइन, विच वी नीड टू डू एज पर द अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस इज डन। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? पहले तो हम ये जानते हैं कि जो ईयर वन एंड है, इस ईयर वन के एंड में कैरिंग अमाउंट्स क्या है? कैरिंग अमाउंट्स क्या है? पहला मशीनरी का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मशीनरी का कैरिंग अमाउंट कितना है जी? $40,000। कैसे? $50,000 की खरीदी थी, 10,000 की इस पे डेप्रिसिएशन लगा के $40,000 की हो गई। 7,000 और 10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारा $10,000 का। 50,000 सर मशीन। ईयर वन के एंड पे 31 दिसंबर ईयर वन पे हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं ना, 50,000 की मशीनरी थी, उस पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी ना 31 दिसंबर ईयर एंड पे। की वैल्यू नहीं लेस करके हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया उसके अगेंस्ट में। सॉरी, ये $50,000 रहेगा। $50,000 लेस $10,000 कैसे? मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? कैरिंग अमाउंट वो नहीं है कि हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट इसलिए निकाला जाता है किसी एसेट का, क्योंकि वही यूज होता है कंपैरिजन में सेल प्राइस के साथ, ये निकालने के लिए कितना प्रॉफिट है कितना लॉस। तो सैफी वो 50,000 इज करेक्ट, जो आप बोल रहे हैं वो करेक्ट है, बट वो कैरिंग अमाउंट नहीं है। क्योंकि किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट कैसे निकाला जाता है? इट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, है ना? तो इट इज कैरिंग अमाउंट, वो अमाउंट नहीं है जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। मशीनरी अकाउंट में कोई एंट्री नहीं हुई इसके बाद, ना डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में गई, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वहां ट्रांसफर हुआ, ना पीएनएल का कुछ चक्कर है। तो अकाउंट में तो हमारे 50,000 दिखा रहे हैं, लेकिन कैरिंग अमाउंट यानी कि उस अकाउंट से रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो भी हटाने के बाद 40,000 की कैरिंग अमाउंट मानी जाएगी मशीनरी में। ठीक है? तो जो आप बोल रहे थे वो ये है, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। उसमें से 10,000 मैंने माइनस कर दिया जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस है। सो $40,000 इज गोइंग टू बी माई कैरिंग अमाउंट। ठीक है? सो सॉरी बट नॉट सो सॉरी। ठीक है? तो दोनों ही हम सही थे यहाँ पे। मेन है मैंने कैरिंग अमाउंट निकालने, एंड क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे पूछेगा कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट हो गया $40,000 की, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं बता दोगे उसको $50,000 की। अब जो हमने ईयर वन में करा वही हम ईयर टू में करेंगे, और वही हम ईयर थ्री में करेंगे। तो ईयर टू ईयर थ्री, ईयर टू में डेप्रीसिएशन $10,000 की लग जाएगी, और मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 10,000 था पहले, 10,000 से और बढ़ गया, यानी कि ये $20,000 का हो जाएगा। और जो मेरी मशीनरी का कैरिंग अमाउंट है वो हो जाएगा $30,000 का, विच इज हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ईयर 3, ईयर 3 31 दिसंबर ईयर वन, ओ 31 दिसंबर ईयर 3, मेरा फिर से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये सेम हो जाएगा, है ना? कोई नहीं। तो मेरा जस्ट अ सेकेंड, यस, हो गया ठीक। ये मेरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा ईयर 3 के अंदर भी $10,000 का। मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो जाएगा कितना? $30,000 का। अब मुझे बताइए मेरी मशीनरी का कैरिंग अमाउंट कितना होने वाला है? मेरी मशीनरी का कैरिंग अमाउंट होने वाला है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट $50,000,
विच इज द माइनस हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेस accumulated depreciation विच इज $30,000, तो 20,000 मेरी हो जाता है। मशीनरी का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा $20,000। तो जो मशीनरी का कैरिंग अमाउंट $20,000 है, वो मैंने 1 जनवरी ईयर 4 को, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस जो ईयर 3 का है वो ईयर 4 का ओपनिंग बैलेंस होगा। मतलब कैरिंग करेक्ट। अमाउंट ईयर 4 को 1 जनवरी ईयर 1 में कैरिंग अमाउंट आपकी मशीनरी का कितना है? $20,000 का। लेकिन मिल कितने रही है, इसका सेल प्राइस है $35,000। हम्म। तो आपका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कैसे निकला यहां पे? प्रॉफिट निकला सेल प्राइस को कंपेयर करने के बाद, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से, बट कैरिंग अमाउंट से। तो ये $15,000 का आपका क्या हो गया? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी जब बनानी सीखेंगे, तो ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है, ये आपका कैश इनफ्लो माना जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, क्योंकि आपने अपना एसेट बेचा है। ये ऑपरेटिंग का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। चलो, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? हमारे मशीनरी अकाउंट में तो $50,000 का बैलेंस है। हमारे मशीनरी अकाउंट तो जब से खरीदा था उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं, भेद बदलाव, है ना। और जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, उसमें $30,000 है ना। और मैंने मशीनरी को सेल किया है। तो एक बात बताइए, जब ये मैंने मशीनरी सेल कर दी, तो ये भी मेरे अकाउंट से चला जाना चाहिए और ये भी मेरे अकाउंट से चला जाना चाहिए। तो ये डेबिट बैलेंस था और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस था। इस डेबिट बैलेंस को चला जाना चाहिए के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा फुल अमाउंट से, $50,000 के, है ना। तो अब सेल की जर्नल एंट्री बना रहे हैं हम, जो 1 जनवरी ईयर 4 को सेल हुई है मेरे एग्जाम्पल में। तो सबसे पहली बात तो ये मशीनरी का अकाउंट खत्म हो जाना चाहिए, एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हम टू मशीनरी क्रेडिट कर देंगे। कितने से? $50,000 से। बैंक डेबिट कर एक्यूमुलेटेड देंगे थर्टी फाइव डेप्रिसिएशन। थाउजेंड हाँ जी, बैंक डेबिट कर देंगे 35 से। बिल्कुल जी। हमारे और पास एक्यूरेट एप्लीकेशन को कैश आया, डेबिट कर देंगे बैंक थर्टी डेबिट कर थाउजेंड देंगे थर्टी फाइव 35 थाउजेंड से। डॉलर से। कोई नहीं, मैं एक और बार एक्यूरेट। एक्सप्लेन कर देता हूँ अकाउंट वाइज। ओके। ओके। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे $35,000 से। मशीनरी क्रेडिट हो गई $50,000 से। ये बैंक $35,000 से क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि इतना ही हमारा सेल प्राइस है जो हमें रिसीव हुआ। कैश आया बिजनेस के अंदर, डेबिट हो गया, एसेट बढ़ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस है, इसकी जरूरत नहीं है, तो अब इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मशीनरी अब हमारी नहीं रही। तो इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को अकाउंट फॉर करके अब क्या मिलेगा? इसको भी हटाओ। इसको डेबिट कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए डेबिट करा $30,000 से। आपका प्रॉफिट कितना हुआ था $15,000 का? दिस इज टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। नाउ इसके साथ में एक और जनरल एंट्री होनी चाहिए। ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन ये सेल अकाउंट मस्ट बी, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। यस वेरी नाइस दीपक जी, ट्रांसफर टू पीएनएल P&L अकाउंट। एंड इसके लिए अब हम एंट्री क्या करेंगे? ये प्रॉफिट लॉस गेन, अकाउंट डेबिट इसको खत्म प्रॉफिट गेन करने ऑन के लिए, लॉस। नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं होगा इस बार, नहीं ये नहीं गेन प्रॉफिट है। गेन ऑन सेल ऑफ हाँ एसेट जी, हाँ डेबिट जी, इसको टू हम P&L। खत्म कर देंगे। हम्म। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो जाएगा डेबिट फिफ्टीन टू थाउजेंड P&L। डॉलर से। एंड ये पीएनएल में चला जाएगा $15,000 से। एंड अगर आप सोचें इसकी जनरल, इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, तो पीएनएल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तभी यहां पे लिखा जाता है बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय लिखते हैं ना हमेशा यहाँ पे। तो बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी $15,000। क्या इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। तो जब भी सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेक्स प्लेस, हमें क्या करना पड़ेगा? डी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे दो अकाउंट्स।
कौन से अकाउंट? एक तो वो एसेट अकाउंट जो बिक रहा है, सेल हो रहा है, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। तो टू हम्म एसेट बीइंग सोल्ड, एंड इससे एसेट से एसोसिएटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी नेचर्ड क्रेडिट बैलेंस अकाउंट है, इसको भी खत्म होना चाहिए डी रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो इसको डेबिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। हम्म और हमें मिलेगा हमेशा क्या? कैश मिलेगा, बैंक से पैसा, बैंक में पैसा आएगा, तो हम बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और देखिए, इन दोनों से हुआ क्या? इन दोनों के डिफरेंस से कैरिंग अमाउंट आ गया ना एसेट का, और ये कैरिंग अमाउंट इस बैंक के सेल प्राइस के साथ क्या हुआ? इक्वेट हुआ। बदले में बैलेंसिंग फिगर अगर यहां आता है क्रेडिट साइड में, तो वो टू गेन हो जाएगा, या फिर यहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, ये हमारे क्या माने जाएंगे? दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी आर बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। दिस एंड दीज टू विल इवेंचुअली बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पीएनएल में जाएगा इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ एसेट। बताइए।